दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए उसके बाद जो आप देख रहे हो बॉम्बे भी रेड अलर्ट पे है, बॉम्बे में भी चीज़ें चल रही है। तो इसका आपको क्या है, क्योंकि आपने बॉम्बे में इतने सारे ब्लास्ट भी कवर किए, इसका क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? देखिए, आईएसआई के टारगेट पे शुरू से दिल्ली से ज़्यादा मुंबई रहा है। अच्छा। हाँ, मुंबई ज़्यादा रहा है। हाँ। आईएसआई की एंट्री जो मुंबई में हुई वो 93 में हुई। हम्म। 93 के जो ब्लास्ट थे, इट वाज प्योरली प्लान बैक्ड बाय आईएसआई। यस, एंड इट वाज एग्जीक्यूटेड बाय अंडरवर्ल्ड हाँ। डॉन दाऊद इब्राहिम एंड टाइगर मेमन, हाँ। जो लोकल लोगों को बहला फुसला के मिसगाइड करके उनको यूज़ किया गया था वहाँ पे। तो आईएसआई ने जब देखा कि बॉम्बे में 93 में वो सक्सेस हो गए विद द हेल्प ऑफ द अंडरवर्ल्ड, तो इसलिए मुंबई भी हाई अलर्ट पे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सागर में बताओ, मेरे अपने करियर में 2093 में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें डायरेक्टली आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट सामने आया था। और आज उसका प्रूफ है कि टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम जैसे देशद्रोही लोग आज पाकिस्तान में शरण लेके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने उनको शरण दी है। टेररिस्ट को शरण हाँ, दी। ये बात है, क्योंकि वो पूरा प्लान उन्हीं के जरिए था। मैंने टाडा कोर्ट में 93 ब्लास्ट के केस की हेयरिंग 3 साल कवर किया हूँ, तो मुझे तो एक एक चीज़ उसकी पता है, मतलब कहाँ प्लान हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व थे, क्या क्या मीटिंग गई थी। तो उसमें आईएसआई का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। हाँ। नंबर 2 आप आइए, 2003 में मुंबई में घाटकोपर बीएसटी बस में ब्लास्ट हुआ, वो मैंने कवर किया हूँ। विले पार्ले स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ है 2003 में, वो हमने कवर किया। जवेरी बाजार गेटवे ऑफ इंडिया में ब्लास्ट हुए, वो मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया हूँ, मतलब ऑन द स्पॉट जाके सच्चाई दिखाई लोगों को। मैंने 2006 में जो लोकल ट्रेन में सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुए थे, लोकल ट्रेन में रखे गए थे, वो हमने काफ़ी करीब से देखा। 2008 में जो होटल ताज पे हमला हुआ, कैफे लियोपोर्ट, सीएसटी, नरेमन हाउस, कुलाबा, और लाइक ये कह सकते हैं कामा हॉस्पिटल, 3 दिन में वहीं पर ही था। तो इसमें भी पूरा इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का था। बाकायदा जो रिटायर आर्मी अधिकारी है पाकिस्तान के आर्मी के, वो बाकायदा वॉकी टॉकी और जो चाइनीज सैटेलाइट सिस्टम था, वो आतंकियों को ऑर्डर देते थे कि आप सो जाइए, आप हमला ऐसे कीजिए, आपने दवाई ली कि अपनी, आपको नींद आ रही है तो आप ये दवाई लीजिए, आप ये खाना खाइए, आप इधर से हैंड बम मारिए, आप इधर आग लगाइए। बाकायदा सर, मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी हूँ, जब एटीएस के अधिकारियों ने चीजें जब्त की है, तो बाकायदा जो इमरान मारा गया था नरेमन हाउस में, उसकी रिकॉर्डिंग मैं सुना हूँ। क्या उससे कैसा पाकिस्तान के जो हैंडलर है वो बाकायदा उन्हें गाइड कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे कि ऐसे आप कीजिए, आपको नींद आ रही तो आपको क्या करना है, उनकी आर्मी पहुंच गई है, आप इस खिड़की से हमला कीजिए, आप उस इससे कीजिए। पूरा डोजियर इंडियन गवर्नमेंट के पास था। प्रणब मुखर्जी उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। हिलरी क्लिंटन दैट टाइम शी वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट। पूरा डोजियर इंडियन गवर्नमेंट ने दिया कि भाई 26/11 में पाकिस्तान का फुल इन्वॉल्वमेंट है। बावजूद इसके मुझे बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मुंबई इज ऑलवेज अ सॉफ्ट टारगेट फॉर द आईएसआई। लेकिन आप देखिए 2008 के बाद मैंने तो अभी कितने साल हो गए 2008 से अगर आप बात करें तो 20 साल हो गए शायद। 15 तो अभी तक मैंने एक भी ब्लास्ट नहीं देखा। आपने देखा होगा कि एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र एटीएस हाईटेक हुई, उन्होंने कई चेंजेस किए हैं, उनका जो इनविजिबल नेटवर्क है उसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफिसर्स वहाँ पर आए, उन्होंने काफ़ी ये कुछ किया है। तो ये मुंबई हमेशा शुरू से टारगेट रहा है। मुंबई और दिल्ली आप देखिए, क्योंकि उनके लिए इजी टारगेट है। मुंबई इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई में जो भी चीज़ होती है पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। बट दिल्ली में इतने अटैक नहीं हुए जितने मुंबई में हुए। यस, दिल्ली में देखिए पार्लियामेंट वाला एक अटैक हुआ था, अफजल गुरु जिसको फांसी हुई है, वो काफ़ी बड़ा अटैक था। पार्लियामेंट में आके फिदाइनी लोगों ने जो AK-47 से ये किया था। लेकिन मुंबई और दिल्ली की तुलना की जाए तो मुंबई ज़्यादा विक्टिम रहा है बम धमाकों का, बहुत ज़्यादा रहा है। 2008 तक आप देखेंगे 93 वाला ब्लास्ट, मुझे लगता है इतना बड़ा बम ब्लास्ट किसी भी देश के शहर में नहीं हुआ। 26/11/2008 में जो ब्लास्ट, जो पाकिस्तान के फिदाइनी आ गए थे, 10 घुस गए थे, इतना बड़ा तो मैंने अभी तक नहीं सुना ना देखा। मतलब होते हैं, जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं इजराइल, लेबनान, फ़लस्तीन, सीरिया, वो सब जगह ही देखते हैं, वो तो सिविल वार का हिस्सा होता है। बट एक अच्छे हंसते खेलते शहर में इस तरह की एक्टिविटी करना बहुत कम होता है। तो डेफिनेटली मैंने जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, 93 ब्लास्ट और एक 26/11 का, जिसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखा विद प्रूफ।
ऑडियो रिकॉर्डिंग, एक एक चीज। सर मैंने खुद देखा हो जब उनके जो नरीमन हाउस में जो लाशें 2 आतंकी मारे गए थे एनएजी कमांडोज ने, तो बाकायदा अधिकारियों ने मुझे उनके वो दिखाया कि उनके पास जो चाय की पत्तियां थी वो कराची की थी, उर्दू में लिखा हुआ था। चिकगम थे उनके पास, जो शक्कर थी, जो उनके खाने के वो थे ड्राई फ्रूट थे, वो बाकायदा मेड इन कराची लाहौर वो लिखा हुआ था। तो इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? क्या चाहिए? और फिर भी उस समय आसिफ जरदारी का बयान मुझे आज भी याद है। आसिफ जरदारी उस समय राष्ट्रपति थे वहां के, पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि वो लड़के उज्बेकिस्तान के हो सकते हैं, दे मे बी चेचन फाइटर। बताइए, वो पाकिस्तानी नहीं है। जबकि कसाब का पिताजी वहां के चैनल को इंटरव्यू दे रहा है कि वो मेरा बेटा है। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान के एक चैनल ने वो खबर भी की थी, जब आसिफ अली जरदारी ने ये कहा कि आप सबूत भेजिए, वो लड़के हमारे देश के नहीं है, इंडिया हम पे ब्लेम गेम कर रहा है। तो वहां का जियो चैनल है, उसने बाकायदा कस्साब के गांव में वो गया था और कहा था कि ये जो है इंडिया में आपका बेटा पकड़ा गया है, ये आतंकवादी है और इस तरह के आपका बेटा है क्या? तो उसने कबूल किया, हाँ ये मेरा बेटा है, घर से भागा हुआ मैंने। तो बोले नहीं, आपने बेटी को बेचा जिहादियों को? तो बोले मैं बेटे नहीं बेचता हूँ, बोले ये घर से भागा हुआ है, मेरा बेटा है। तो इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए सर? जिंदा आतंकी पकड़ा गया, एक एक चीज उसने बताया। तो पाकिस्तान इज ऑलवेज इन अ डिनाई मोड। तो दिल्ली ब्लास्ट में भी पाकिस्तान खुल के वो कहेगा नहीं कि ये मेरे लोगों का हाथ है। फॉर एग्जांपल, चाहे वो 93 हो, चाहे वो 26/11 हो, वो डटी गेम तो प्ले करता ही रहेगा। इसीलिए मजबूरन जो पहलगाम हुआ, पहलगाम में आप गए भी थे ना उसके बाद? जी हाँ, पोस्ट पहलगाम में सर जाकर आया हूँ कश्मीर में। जो मैंने वहाँ के हालात देखा, तो डायरेक्टली लोकल लोगों से भी मेरी बातचीत होती रहती है। वहाँ पे मैं कश्मीर में ठहरा, तो नो डाउट वो ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड डायरेक्टली बोलते हैं कि भैया ये तो पाकिस्तान ने करवाया। सीधे वहाँ पे आसिफ मुनीर का इन्वॉल्वमेंट का हाथ आता है। उसका मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टअप कल्चर मोदी जी ने डेवलप किया इंडिया में, और जो कश्मीर का टूरिज्म 3 साल में रिकॉर्ड तोड़ ग्रो हुआ। वो कितना ग्रो हुआ सर? ग्रो तो जबरदस्त, मतलब ये कि होटलियर कहते हैं कि हमारे 3-3 साल तक हमने रिसेप्शन पे लोगों को सुलवाया, हमें रूम नहीं मिलते थे। 3 करोड़ का आंकड़ा तो शायद जेके टूरिज्म ने रिलीज किया था 2022-23 का, 3 करोड़ अक्रॉस ग्लोब। तो मिडल ईस्ट का जो क्राउड था, अरे वो ज्यादा कश्मीर में आने लगा। श्रीनगर का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अच्छा लगने लगा। वो टूरिज्म से पीओके का जो कश्मीर है वो खत्म हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्राउड था मिडल ईस्ट का, वो ज़्यादातर प्रीफर कर रहा था हमारे कश्मीर में आना। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, होटल हमारे पास है, सारी चीज़ें हैं। और जो पीओके का कश्मीर है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जलस थे ये लोग हमसे? जलस ने एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ के पीओके के जितने भी होटल है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ सब रिटायर आर्मी ऑफिसर की प्रॉपर्टी है। रिटायर आर्मी ऑफिसरों ने वहाँ होटलें बनाए हुए हैं। अच्छा। तो उनका बिजनेस बैडली इम्पैक्ट हो रहा था। ओके। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कश्मीर में लोगों ने आना बंद कर दिया। मिडल ईस्ट का मुस्लिम क्राउड जितना भी है वो इंडियन कश्मीर में जा रहा है, तो हमारे वहाँ वो कैसे आए? तो वो लोग बैंकरप्सी की ओर बढ़ने लगे थे। उनकी होटलें खाली रहने लगी थी, टूरिस्ट फ्लो नहीं के बराबर हो गया था। लोग ज़्यादा हमारे कश्मीर में आ रहे थे, उन्हें यहाँ मज़ा आ रहा था, रिकॉर्ड तोड़ ब्रेक हो गया था। तो इसीलिए डेलिबरेटली इंटेंशनली उन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया पहलगाम अटैक में। वरना आप बताइए, वहाँ पे मिलिटेंसी और आर्मी के बीच में ही प्रॉक्सी होती थी, लड़ाई होती थी, फाइट। ये हार्डली मुझे लगता है 40 साल के बाद ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। हाँ, जब मिलिटेंसी उरूज पे थी, आई थिंक 94 में हजरत बल में कुछ टूरिस्ट को अगवा किया गया था। उस समय मुझे याद है अल्फरान एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी। अल्फरान के लोगों ने फॉरेन टूरिस्ट को किडनैप किया था और कुछ अपनी डिमांड रखी थी, शायद मसूद अजहर को छुड़वाने की वो टाइम। तो नहीं सॉरी, हाँ ऐसे कुछ था, तो वो पूरी भी हुई थी उनकी। तो 94 के बाद मुझे लगता है 2024 में 25 में ये पहला टूरिस्ट का पे अटैक है। तो ये तो वहाँ का इकोनॉमी डैमेज हो रहा था, उनका टूरिज्म खत्म हो रहा था, इसलिए वो लोग जेलस होकर, फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने टारगेट किया इंडियन टूरिज्म को कि भाई कश्मीर का टूरिज्म खत्म हो जाए। जी।